Okay, so let's begin. We are live. Hello, everyone. Welcome to another episode of New Perceptions with Neha. This is episode 15 today, and very happy that you all are joining us, encouraging us by the day. We're very sorry we are delayed by 15 minutes today because we had some technical glitches. As usual, nahi bolungi. But yeah, so खैर जो भी है, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे रियल परसेप्शंस जो है जिनको कंप्लीटली चेंज कर देंगे, और मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ आज उनको अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। पहले 75 bone breaks and multiple rod surgeries in her body, 20 years of leading a life which is completely bedridden, suffering from an incurable disease. Yet, she is an active YouTuber. She is a 3D architecture visualizer. I am reading this actually because इतना सारा है उनके बारे में कि मैं याद नहीं कर पाई। She is a graphics designer, she is a video editor, and most importantly, she is an animal rights activist as well. Well, you must be thinking, are we calling a superhuman on our channel today? Well, the answer is definitely a yes, because I am going to call up our guest speaker today, who is called Astha, the fighter girl. Let me introduce her to you all right away. Here she goes. Thank you. Hi, Neha. Hi, Astha. So honored to have you on our show. Thank you so much. आपको भी थैंक्स नेहा मुझे इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं बात कर पाऊँ सबसे, सभी के पास अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ सबको। बिल्कुल आस्था, आपकी स्टोरी तो मैं ऑफ कोर्स पढ़ती आ रही हूँ, आपको यूट्यूब चैनल में देखती हूँ, कितना इंस्पायरिंग है वो, आपकी जर्नी बताता है वो। आपकी लाइफ जर्नी के बारे में भी आप हमेशा से काफी ओपन रही हैं कि किस तरह की चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। बट आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं आस्था, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ना दुनिया को देखने का दूसरा नजरिया समझाएं। वो नजरिया जो आपका है, वो नजरिया जो बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। तो मुझे सबसे पहला सवाल आपसे ये है आस्था, दैट आपकी लाइफ में आपने कितने सारे स्ट्रगल्स बोलिए, रोड ब्लॉक्स बोलिए, आपने बहुत ओपन इन सब के बारे में बताया, बट वो एक चीज ऐसी कौन सी है, the thing that keeps you going in your life against all the odds that you have? अगर मैं इमोशनली बात करूं तो वो एक चीज जो है वो है माय मदर, बिकॉज मेरी मॉम ने, जो आप समझ सकते हैं कि एक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप थॉट जिस बच्चे को रहता है, वो बच्चा अपनी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ एक ऐसा बीवी बना रहता है जो इवन आपको आपकी मदर वैसे डील करती है जैसे उसने आपको तब डील किया जब आप उसकी गोद में थे, जब आप इस दुनिया में आए, आपको पूरी लाइफ आपकी मॉम वैसे ही डील करती है। जो चीज मुझे इंस्पायर करती रही, अगर मैं सच में बिल्कुल जेन्युइनली कहूं तो दैट इज माय मदर। वो एक चीज कि मुझे अपनी मॉम के लिए सरवाइव करना है एंड कुछ तो करना है। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, वो मुझे उस वक्त पता नहीं था, लेकिन कुछ तो करना है और सरवाइव करना है। तो ये चीज, इस चीज ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए इंकरेज किया, हमेशा किया, और आज भी वही करती है। हाँ, ये अलग बात है कि अब समझ आ गई है, बहुत सी चीजें अलग अलग लेवल पे मैं समझने लगी हूँ चीजों को, तो दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन अगर कहूँ तो जैसे किसी चीज का सोल, तो वो सोल दैट इज माय मदर। वेरी गुड आस्था, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट।
अच्छा, दैट्स ऑल। तो ऐसा मुझे एक बात बताया, आपने बोला कि आपकी मदर जो है वो आपको काफी इंस्पायर करती है, शी इज द रीजन। आपकी मम्मी की कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? मेरी मॉम की एक्चुअली ये जो मम्मा चीज है ना, ये खुद ही इंस्पायरिंग है। मैं अपनी मॉम की ऐसी क्या चीज बताऊं जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं कि मुझे जैसे एक जो एनर्जी या एक जो एड्रेनालिन होता है, जी। उसे आप गुस्से का एड्रेनालिन कह लो या कुछ कर दिखाने का एड्रेनालिन कह लो, जो भी कह दो आप, वो चीज है मेरी मॉम के टीयर्स। जब मैं अपनी मॉम को रोते हुए देखती हूँ, चाहे फॉर एनी रीजन, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे बस कुछ कर देना है। क्या करना है सब समझ नहीं आता, पर कुछ कर देना है। लेकिन जब मैं अपनी मॉम को स्माइल करते हुए देखती हूँ, तो दैट फीलिंग इज लाइक हेवन फॉर मी। एक ब्यूटीफुल। उनकी छोटी सी स्माइल के लिए मैं कई बार बहुत ही स्टूपिड टाइप चीजें करती हूँ। मुझे खुद लगता है कि क्या मैं कुछ साइको तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं करती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम ये सोचे कि उनकी बच्चे या उनका बच्चा कितना सफर कर रहा है। दैट इज व्हाई। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, आस्था। आस्था, जब आप और मैं बात कर रहे थे तो हमने ये, आपने काफी एक अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मुझसे शेयर किया कि जब आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, यस, जिसके लिए आपने होम्योपैथी सोचा कि आप होम्योपैथी के थ्रू उसको परस्यू करेंगे, एंड यस, आपने इनफैक्ट आपने शायद क्लियर करके काउंसलिंग तक आप पहुंचे भी, हाँ, पर वहां पर आपको रिजेक्शन दे दिया गया ये बोलकर कि आपकी फिजिकल कंडीशन वो नहीं है कि आप एक डॉक्टर बन सके। एग्जैक्टली, वो मोमेंट आपने मुझे बताया कि कई साल आप बहुत ही मेंटली शैटर्ड रही थी। ऑफ कोर्स। व्हाट वाज द इमोशंस दैट यू वेंट थ्रू एट दैट टाइम? एक्चुअली जब अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से मैं आपको बताऊं, तो जब आप किसी ऐसे चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सामने आपका करियर होता है एज अ टारगेट आपका। तो जब मैंने एग्जाम दिया, ये 2008 की बात है, उस वक्त मैंने ये एग्जाम दिया था। तो जब मुझे रिजेक्ट किया गया, तो कंडीशन तो आपने बता ही दी कि क्या कहा गया मुझे रिजेक्ट करने के बाद। लेकिन जब घर आ गई, उस वक्त मैं लखनऊ गई थी। और जब मैं लखनऊ गई थी, तो मैं एक एम्बुलेंस से गई थी, स्ट्रेचर पे लेट करके गई थी। यहाँ से वाराणसी से 6 घंटे की डिस्टेंस पे है लखनऊ। मैं स्ट्रेचर पे लेट के गई थी वहां पे। एंड फिर जब रिजेक्शन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त तो लगा कि अच्छा चलो रिजेक्शन हो गया, नहीं हो रहा है। लेकिन जब घर आई तब पता चला कि वो क्या था एक्चुअली। फिर सच में मुझे जैसे लगता था कि सब कुछ बिल्कुल जैसे होता है ना, कि सब कुछ बिखर जाना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इवन मुझे मेरा कैरियर, मैं खुद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होने वाला है। बिकॉज मेरे सारे ड्रीम्स तो मैंने उस एक चीज से जोड़ के रखे हुए थे कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। पर फिर कुछ नहीं, सब कुछ वापस से, जैसे कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वहीं पे सब, मतलब सब कुछ जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके रुक गया। फिर उसके बाद एक दो साल तो बस ऐसे, मुझे इवन वो पीरियड भी याद नहीं है। शायद अगर मेरी मॉम उस पीरियड को एक्सप्लेन कर पाए, बट मुझे याद नहीं है कि वो पीरियड मैंने कैसे बिताया। लेकिन प्लस साथ में फिजिकल ट्रबल्स भी चलते रहे, जो सब चूंकि मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने अपनी फिजिकल कंडीशन को बहुत ज्यादा अवॉइड किया था। हेलो, हाँ आस्था बोलिए आप। फिजिकल कंडीशंस को मैंने बहुत ज्यादा अवॉइड किया था, जिस वजह से मेरे दोनों जो हैंड हैं वो कंप्लीटली बेंड हो गए थे। आप देख सकते हैं ये किस लेवल तक बेंड है। ये सब उसी टाइम पीरियड में हुआ जब मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही थी। क्योंकि एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए ना इतनी मोटी मोटी कॉम्पिटिटिव बुक्स को उठाना पड़ता था हाथ में। और उस वक्त मेरा हाथ
सीधा ऐसे नहीं था दोनों, और इतना वीक भी नहीं था। लेकिन फिर मैं वो बुक्स तब पर भी नहीं उठा पाती थी, तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला था कि मैं बुक्स को इतनी पतली पतली हाफ इंच से भी कम में कट करवा के उनको मैंने बाइंड करवा दिया। यानी कि एक बुक को 10-15 पीसेस में कटवा देते थे हम उसको पढ़ने के लिए, ताकि हम उसको इजिली एज अ पेपर, अब वो लाइट हो जाता था एक पेपर के इतना, फिर हम उसको पढ़ते थे, क्योंकि दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो फिर उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर 1-2 साल बीतने के बाद फिर मुझे एक्चुअली मेरे पास एक उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। मैंने एक बार फेसबुक पे हम ऐसे ही मैंने ओपन किया फेसबुक, तो वहां पर मैंने कुछ एनिमल्स को देखा जिनको शायद किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा था और इतना मारा था उसे कि उसकी सारी बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी और इवन वो बस खत्म होने की कंडीशन में था। तो मैंने उसकी पोस्ट शेयर की। मैंने उसकी जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे अंदर से बहुत, मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर उसके बाद से, उस घटना के बाद से मुझे एनिमल्स वेलफेयर में या इनके बेटरमेंट के लिए वर्क करने का जो मेरा इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैंने उनके लिए आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। आर्टिकल्स विच मीन्स कि जो मैंने कभी अपनी लाइफ में लिखा नहीं था, बस हम फील करते थे उसको लिख देते थे हम, और अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि पेन तो हम नहीं पकड़ पाते थे, तो उसको हम अपने कंप्यूटर पे लिख देते थे और फिर उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते थे, और वो लोग उसको उससे बहुत फायर भी होते थे और बहुत मुझे सपोर्ट भी करते थे। लेकिन मैंने कभी भी कहीं भी अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन अपने किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया कि ये मैंने लिखा है या मैंने कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं। बस क्योंकि ये मैं बस उन एनिमल्स के लिए कर रही थी जिनके लिए लोगों को करना चाहिए पर वो नहीं करते। तो बस इसी तरह से 2 साल बीतते गुजर गए और इस फील्ड में मेरी काफी अच्छी पहचान हो गई। इवन ऑल ओवर इंडिया के वॉलंटियर से मैं जुड़ गई इस फील्ड में। ये सब करते करते इवन मैंने कई बार मेनका मैम को भी मेल किया है, कई बार कई सब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमल्स के लिए जी। और उसके बाद फिर मुझे पता चला, इवन उस वक्त तक हमको पता नहीं था कि हम अपने करियर के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या, क्योंकि ये जो मैं एनिमल्स के लिए कर रही थी, इससे मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इंटरनली बहुत पावर फील हुआ, बहुत ज्यादा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, मैं बहुत बोल्ड हो गई थी उस वक्त। वरना उससे पहले ना हम अपने घर में अपनी मम्मा तक से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, चुप हो जाते थे। लेकिन ये सब करने के बाद से फिर हम काफी बोल्ड हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, और कहते हैं ना मेरा कॉन्शियसनेस, जैसे एक कॉन्शियसनेस आ गई मेरे अंदर। अब हम वो नहीं रह गए थे जो जिंदा तो है लेकिन वो ना कुछ देख रहा है, ना कुछ सुन रहा है, ना कुछ बोलेगा। नो मैटर कि उसके सामने आप कुछ भी गलत कर दीजिए, जैसे कि आजकल लोग हो गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये देख करके कि अब हम लोग गलत को गलत भी नहीं कह सकते। हम देखेंगे, सुनेंगे, पर बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बस कीप साइलेंस। एनीवेज, तो ये चीजें, क्योंकि मैं बोलती थी और मुझे उस वक्त मन में जो भी आता था, मुझे जो, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन की बात कहती थी, जो सच था मैं वो कहती थी। और इस चीज ने मुझे बहुत पावर दी, इंटरनली बहुत पावरफुल बना दिया, बहुत ज्यादा। फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या अब एक जगह फेलियर मिल गई तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए तो बस हो गई खत्म कहानी? अब तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या तुम्हारी जिंदगी बस इसीलिए थी कि तुम एक मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दो, उसमें फेल हो जाओ और बस क्रिकेट फिश, फिर तुमको जिंदगी में तो अब कुछ करना नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। खुद की डांट लगाई। यस, गॉड ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो है।
बिल्कुल। और अब मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली हूँ, इस दुनिया से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। तो बस मैं अपना वो रीजन फाइंड करने में लग गई, और फिर उसी दौरान मुझे पता चला अरीना एनिमेशन के बारे में। तो मैंने अरीना एनिमेशन में कॉल किया और फिर उनसे अपनी कंडीशन बताई। तो पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट है माया, yes. वो माया माया है ना, मैक एकेडमी भी बोलते हैं उसको। सॉरी मैक है, मैक इंस्टीट्यूट है। yes. तो मैक है, तो मैंने पहले वहां कॉल किया था। मुझे अरीना एनिमेशन के बारे में बाद में पता चला। मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि सर ऐसी कंडीशन है और मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने सिंपली कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्लास करने के लिए तुम्हें आना होगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कोई ऑप्शन निकालिए इसके लिए, तो उन्होंने सिंपली मना कर दिया। फिर मैं लगभग 10-15 दिन तक मैं सोचने लगी कि अब क्या करें। फिर मुझे अरीना एनिमेशन के बारे में पता चला, मैंने वहां कॉल किया, और जब मैंने डायरेक्टर सर से वहां की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सच में इंसानियत दिखाई और मुझसे कहा कि मैं उनकी दिल्ली जो ब्रांच है, जहाँ पे हेड ऑफिस है अरीना का, मैं वहां पे मेल करूं, अगर वो लोग मुझे अलाउ करते हैं तो मुझे परमिशन मिल जाएगी घर पे पढ़ाई करने की। तो फिर मुझे एडमिशन मिला, परमिशन मिल गई, और मेरे घर पे अरीना एनिमेशन से वहाँ के जो टीचर्स थे वो मुझे घर पे आकर के क्लास देने लगे। रोज 2 घंटे की मेरी क्लास होती थी। और इस तरह से 3 साल का ये जो डिप्लोमा कोर्स है मैंने किया। इस कोर्स से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, 3D और मतलब जितने भी ये सब मल्टीमीडिया के होते हैं वो सब मैंने सीखा। ग्रेट। एक बस वेब डिजाइनिंग को छोड़ करके बहुत कुछ किया है आस्था आपने ऑलरेडी। मुझे एक बात बताइए आस्था, आपका यूट्यूब चैनल काफी बढ़िया है और काफी लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि चलो यार यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं? यूट्यूब चैनल तो देखिए मैं पिछले 3 इयर्स से शुरू करना चाहती थी, बट एक्चुअली वर्ल्ड को कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि एक्चुअली मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या कंटेंट दूंगी लोगों को, क्या बताऊंगी, किस बारे में बात करूंगी लोगों से। फिर एक पर्सन है, उसने मुझे कहा, उसको मैंने ये बात बताई तो उसने मुझे कहा कि तुम खुद एक कंटेंट हो, तुम खुद एक मोटिवेशन हो, तुम्हें बस लोग देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे, तुम्हें कोई अलग से कंटेंट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को एक्सप्लेन करो, अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करो और जो तुम चाहती हो वो एक्सप्लेन करो, लोगों को बताओ, एंड दैट इज इनफ। क्योंकि लोग सुनेंगे, बिकॉज उन्हें भी जरूरत है एक आशा की, उम्मीद की। आप दुनिया में हर चीज से फाइट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको उसकी उस पार देखने की उम्मीद हो। लेकिन अगर आपके पास होप नहीं है फ्यूचर के लिए, तो फिर आप किसी चीज से फाइट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बैटल होती है लाइफ में खुद से फाइट करने की। शायद आप एक बार दुनिया से लड़के जीत जाएंगे, बट जब आप खुद से नहीं जीत पाएंगे तो आपको फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको मैं क्लोजली रिलेट कर सकती हूँ आपसे जो आपने अभी ये बात करी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात बोली अभी आपने आस्था, कि खुद से जो लड़ाई हम हमेशा करते रहते हैं ना, वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। और मैं ये भी बोलती हूँ बहुत बार कि हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग अपनी जो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाए। मैं लोगों से कितना अच्छे से बात कर सकती हूँ, इम्प्रेस कर सकती हूँ, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जो खुद से अपने बारे में भाषा बोल रहे हैं वो कई बार कितनी कड़वी, कितनी टॉक्सिक, कितनी सेल्फ क्रिटिकल होती है। हम उसको पॉलिश करना भूल जाते हैं, हम दुनिया को इम्प्रेस करने में बिजी हो जाते हैं। So, बहुत अच्छी बात बताई आपने आस्था, थैंक यू सो मच। अभी मुझे आपसे ये पूछना है आस्था की एक स्टेटमेंट है जो बोली जाती है दैट डिसेबिलिटी इज नेवर इन द बॉडी, इट इज ऑलवेज इन द माइंड। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी, देखिए बॉडी की डिसेबिलिटी को सच में अगर आप कहें तो मैं डिसेबिलिटी इसको नहीं मानती। इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज अगर ये डिसेबिलिटी है तो फिर वो लोग क्या हैं जो इतने ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मैं इन्हें डिसेबल मानती हूँ, बिकॉज इनका मेंटल खराब है। इन्हें क्या करना है, केवल डिस्ट्रक्शन करना है।
ये क्रिएशन नहीं कर सकते, ये केवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वो नहीं है बस, जो डिसेबिलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपको खाना खाना है, आप अपने हाथ से खा नहीं सकते, तो आप डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। हमारी सोसाइटी ऐसा हमें जब ऐसे कोई चैलेंज आता है लाइफ में, तो फिर हम लोग ऐसी चीजें सुनने लगते हैं हमारे सराउंडिंग से कि यू आर डिसेबल, यू आर डिसेबल, यू आर डिसेबल, तुम्हें तुम्हारे लिए ये करना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए ये करना पड़ रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है। और इस साइकोलॉजी को ब्रेक करने के लिए जरूरी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्शियसनेस। Absolutely. Absolutely. So आस्था, मुझे मैं क्यूरियस एक चीज जानने के लिए, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकती हूँ, बट आप मुझे बताइए, जब हम लोगों को ये वीडियो एडिटिंग जो कि आपने कोर्स किया है, जो आपने सीखा है, हमेशा कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, और मेरा मानना है कि जब हम लोग क्रिएटिव काम जब ज्यादा करते हैं, तो कई बार हम लोगों को क्रिएटिविटी की इंस्पिरेशन तब आती है जब हम कुछ देखते हैं, कुछ अलग सी चीज देखी, उसके बारे में ऑब्जर्व किया। तो आपकी सिचुएशन में आस्था, जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप ये एडिटिंग का काम जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी पहला भी डाला हुआ है, काफी अच्छा काम किया हुआ है, आप वो क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हो? वो क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं? ये तो सवाल है। वो एक्चुअली कहते हैं ना, पावर ऑफ इमेजिनेशन, यू नो, द यूनिवर्स ऑफ इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन है ना, वो आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाता है जहां पे कोई लिमिट ही नहीं है। आप इनलेसली फ्लाई कर सकते हैं उसमें, बस इमेजिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां तक लास्ट आप इमेजिन कर सकते हैं वहां तक आपकी पॉसिबिलिटी है। और मेरा मानना है कि लाइफ में हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमें बस लाइफ से चाहिए उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो हम खुद क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ये कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस आप जितना एफर्ट डाल उतनी है। और रही बात इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन की तो कोई उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। मुझे खुद नहीं पता इससे ज्यादा बेटर आंसर मैं क्या दूं इसके लिए। आपका हर आंसर ही बहुत ब्यूटीफुल है। आज तो मुझे बात बताइए, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली है, हम लोगों को कॉन्शियसनेस जो कहते हैं वो बहुत ही जरूरी चीज है, और आपने अपनी बात में भी ये वर्ड काफी 2-3 बार यूज किया। ऑफ कोर्स, हाउ डू यू वर्क ऑन योर कॉन्शियसनेस? मैं कैसे वर्क करती हूँ कॉन्शियसनेस में? ये मैं इसमें इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं, देखिए, जब मैंने खुद को, मैं हमेशा खुद से सवाल पूछती हूँ हर रोज। जैसे आज दिन भर पूरा दिन मैंने जो कुछ भी किया, मैं खुद से अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आज मैंने जो कुछ भी किया, क्या उससे किसी कोई हर्ट हुआ, क्या उससे मैंने किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन दिया, या फिर किसी को थोड़ा सा भी उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश की, या कहीं मैंने किसी को इग्नोर तो नहीं किया। आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। कहीं मैंने किसी को इग्नोर तो नहीं किया। एंड फिर मैं उसके खुद को आंसर देती हूँ। और अगर आप खुद को आंसर देंगे ना, तो फिर आप खुद ही जो चीजें नेगेटिव हैं आप उनको अपनी लाइफ से अलग करते जाएंगे। हम जानते हैं हम एक वो क्यों नहीं बन पाते जो हमें होना चाहिए, वो इसलिए नहीं बन पाती बिकॉज हम खुद से क्वेश्चन नहीं करते और खुद को उसकी जेन्युइन आंसर भी नहीं देते। एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं, उनके पीछे खुद को खड़ा कर देते हैं कि ये ऐसा था, दैट इज व्हाई मैं ऐसा मैंने किया। ऐसा कुछ नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता और कहीं कुछ वैसा नहीं होता। वाओ, खुद को स्ट्रिक्टली आपको एनालाइज करना होगा। मैंने इसको फटाफट नोट कर लिया। आस्था, आपने भी एक बात बताई कि आप एनिमल राइट्स के लिए काफी काम करते हो।
Any particular reason for that? Any particular reason? नेहा, पता है जब भी जो जैसे आजकल मेरा काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो अगर कभी भी मैंने किसी से ये कहा कि एनिमल्स की क्रूएल्टी के ऊपर अगर मैंने कभी भी थोड़ी सी भी बात कही, तो सभी उसको समझते हैं, सभी मुझे डिक्लेयर कर देते हैं कि ओ ये तो एनिमल लवर है, इससे बात करना बेकार है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि एनिमल लवर आप मुझे कह रहे हो या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहो आप मुझे कहो, बिकॉज लेकिन मुझे पता है क्योंकि जब निर्भया का केस चल रहा था तो मैंने निर्भया के लिए भी आवाज उठाई थी और मैंने उसके लिए भी पीएम मोदी सर को मेल किया था कि वो जल्दी से जल्दी वो लोग डिसीजन दें, बिकॉज वो 4 इविल्स अभी भी जिंदा हैं और उस लड़की को मरे हुए 7 इयर्स बीत चुके थे, उस विक्टिम को मरे हुए 7 इयर्स बीत गए और वो 4 जिन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी लाइफ को, उसकी जान ले ली, वो किस बिहाफ पे अपने लिए मर्सी मांग रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। एनीवेज, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ अगर वो गलत आपके साथ होगा, किसी के भी साथ होगा, तो मैं उसके लिए बोलूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, आप मुझे क्या कहेंगे, ह्यूमन लवर। अगर वही बात मैंने किसी एनिमल के लिए बोल दी कि प्लीज मत मारो उसे, तो मैं तो एनिमल लवर हूँ, मुझसे तो बात ही करना बेकार है, मैं तो समझने लायक नहीं हूँ। तो दैट इज बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन हाँ, मुझे ये फील हुआ कि जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और मुझे इनकी आवाज बनना है। सो मैंने ये काम शुरू किया। मैंने अपने दिल से शुरू किया। ये चीज मेरे ब्रेन से नहीं आई, ये मैंने सोच के समझ के नहीं किया, ये मैंने अपनी गट फीलिंग से मैंने किया। हाँ, ऑफ कोर्स लोग मुझे कहते हैं कि तुम इमोशनल फूल हो। ऑफ कोर्स मैं इमोशनल हूँ, बिकॉज यू नो नेहा, लोग कहते हैं कि इमोशनल फूल्स तुम्हारे जैसी एक्टिविटी करते हैं, बट मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे इमोशंस है ना, यही मुझे वो एनर्जी देते हैं कि मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ नेहा, मुझे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी सांस फूल रही है, मुझे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो मेरा जुनून है, वो जो मेरी एनर्जी है, वही मुझे इस वक्त ताकत दे रही है कि मैं आपसे बैठ करके बात कर रही हूँ। जब मैं अभी तुरंत आपसे बात करने के बाद शायद फिर से कोई आर्टिकल डालने की प्रिपरेशन करने लगूंगी एनिमल्स के लिए। वो जो मेरा इमोशनल फूल, वो जो है ना मेरे अंदर, वो फूल ही मुझे कहता है कि नहीं, एक स्टेप तुम्हें और चलना है, उसकी बात देखेंगे क्या होता है। एंड वो स्टेप चलने के बाद फिर लगता है नहीं, एक स्टेप तो और चलना ही है। और देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मुझे पता है मैं बहुत आगे जाऊंगी, बहुत कुछ करके जाएंगे, अब बहुत सारे कोई भी फील्ड है मैं उसमें बहुत आगे जाऊंगी। एब्सोल्युटली। वेल आस्था, हाँ आप कुछ कह रही थी, बोलिए ना। बिकॉज एट लास्ट मोमेंट तक मैं चाहती हूँ, जब तक कि लास्ट मोमेंट नहीं आता, मुझे अपनी जिंदगी में चलना ही चलना है, मुझे कहीं नहीं रुकना है। आस्था, आप चल रही हैं, हमेशा चलती रहेंगे और आपके साथ बहुत सारे लोग चलेंगे। वेल मैं तो फैन हो गई। थैंक यू। सो आस्था, हमारा ये जो कम्युनिटी है जिसका नाम है थिंक ऑन पर्पस कम्युनिटी, काफी क्लोजली रिलेटेड है। जो आपने बोला कि पर्पस एक लाइफ का आपने अपने लिए ढूंढा, एंड आप बहुत बड़ी एक्शन टेकर हैं। मतलब आपसे पूरी बात करके, आपकी जिंदगी को सुन के मैंने ये समझा कि आप ना सोचती ज्यादा नहीं है, आप करने में विश्वास रखते हैं। और बिल्कुल थिंक ऑन पर्पस जो हमारी कम्युनिटी है ना, उसका बेसिक एसेंस भी यही है कि हम ये बोलते हैं दैट choose action over thinking and choose progress over perfection. So Astha, आपके accordingly, what is the message that you would like to give out to the 300 plus people who are looking forward to be inspired from you? What would be that one lesson that you will give them? नेहा, एक बार और कहिए, मैं सुन नहीं पाई आपका क्वेश्चन। So, हमारी जो कम्युनिटी है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए यहाँ के लाइफ जो है, हमारी जो लाइफ है ना, लोग कहते हैं कि हर किसी की डेस्टिनी फिक्स होती है, डेस्टिनी अपने अलग रोल प्ले करती है,
बट मुझे लगता है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो एक बिल्कुल एम्प्टी बुक है या एम्प्टी नोटबुक है, और जो हमारे एक्शंस हैं वो पेन है। आप अगर उस एम्प्टी बुक पे कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपकी डेस्टिनी में। यू हैव टू राइट ऑन दैट बुक, जिस तभी आपकी डेस्टिनी होगी, वरना आपकी डेस्टिनी जीरो होगी। आप बस ऐसी सांस लोगे, फिर एक दिन आपका लास्ट तो आना ही है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और फिर आप चले जाओगे दुनिया से। मुझे ऐसा लगता है आप अगर आप देखें ना, तो इस पूरी यूनिवर्स में हर छोटी से छोटी एक सिंगल यूनिट से लेकर के एक बड़ा सा कोई बहुत बड़ा पेड़ या कुछ भी आप देखिए, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। हर चीज का एक कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? लाइफ इज ऑल अबाउट टू लिव, बस प्रेजेंट में लिव। अपनी प्रेजेंट को में जिंदा रहिए, खुद को जिंदा रखिए, अपने अंदर की इनोसेंस को मत खत्म करिए, खुद को जिंदा रखिए, उसको जिंदा रखिए, और बस प्रेजेंट में जिए। जो आपका पास्ट है, वो पास्ट कभी भी आपके आगे, उस पास्ट को अपने आप को, अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करने देना है, बिल्कुल नहीं। वो पास्ट था, वो जैसा भी था, घटिया था, अच्छा था, जो भी था, वो पास्ट है। मैं तो कहती हूँ अभी ये जो सेकंड मेरा चला गया ना, वो भी मेरा पास्ट है। अब मुझे उसके बारे में भी नहीं सोचना है। अब मुझे आगे सोचना है जो मैं अगले सेकंड के लिए करने वाली हूँ। एक्सीलेंट। तो बस लाइफ इज, मैं बस चाहती हूँ मुझे लोगों की हेल्प करना, किसी की भी हेल्प करना, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, बस हेल्प करने में मैं बिलीव करती हूँ। बिकॉज अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो फिर हम जीरो हैं, मुझे ऐसा लगता है। Wow, Astha, that's such a beautiful message that you've given out. कि मैं लाइन हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखूंगी कि हमारी डेस्टिनी एक खाली किताब है और पेन हमारा एक्शन है। तो अगर हम नहीं एक्शन लेते हैं तो किस्मत तो खाली ही रहेगी। आज बिफोर वी क्लोज आवर टॉक टुडे, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। ऑफ कोर्स मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक जरूर शेयर कर रही हूँ और करूंगी भी कि लोग आपकी चैनल के साथ जुड़े। इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक वी कैन हेल्प यू विद अपार्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग योर चैनल? आप कहाँ पर लिखती हैं, क्या हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं? अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट पे अपने वर्क कर रही हूँ नेहा, और जब मैं उन पे कम्प्लीटली उन पे वर्क कर लूंगी, अपनी वेबसाइट डेवलप कर लूंगी, तो फिर मैं जरूर आपको उनके लिंक शेयर करूंगी। नेहा, एक और मैसेज मैं कहना चाहती हूँ प्लीज, कि वो लोग जो लाइफ में कहते हैं कि गिव अप करने की सोचने लगते हैं जस्ट बिकॉज के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ पेन है या कुछ जॉब नहीं मिली, जॉब छूट गई, या कोई भी रीजन हो, तो लाइफ इज नॉट अबाउट गिविंग अप। जिंदगी ऐसी है, आप उसके किसी भी सेकंड से अपनी जिंदगी का चार्ज आप खुद से ले सकते हैं, किसी भी मोमेंट से। और लाइफ कभी भी डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती है। लाइफ इज मीन्स के क्रिएटिविटी, क्रिएशन। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएशन। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी कंडीशन में कि अब तो ये हो गया, अब खत्म, अब ये हो गया, अब वो खत्म। इस तरह के एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स मैं बिलीव करती हूँ इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस आपने शायद अगर आपको वो नजर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने आंखें बंद करके रखी हुई है, या आपका नजरिया बदलना चाहिए, जिसको कहते हैं ना चेंज योर परसेप्शन। ऑफ कोर्स। सो दैट्स व्हाट इट इज। आस्था, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। बिकॉज ये जो हमारा टॉक शो है जिसको मैं बोलते हैं न्यू परसेप्शंस विद नेहा, यू हैव बीन द ट्रू एसेंस ऑफ परसेप्शन चेंजिंग टुडे। आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए आस्था। हम सब आपको फॉलो करेंगे, आपके चैनल को, आपकी इंस्पिरेशन से लर्न करके अपनी जिंदगी को इंस्पायर करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू नेहा। बस मैं अपना यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ सभी तक। बिल्कुल, मेरे चैनल का एम ही यही है, टू क्रिएट अवेयरनेस। Absolutely, and you're doing it very well, Astha. And it's beautiful to have hosted you here on our show today. And you will be an important part to our community now.
we will definitely look forward to getting some great life lessons from you, where you can contribute to this platform regularly through your videos or through your posts, through your writings, because you definitely are a true source of inspiration. Thank you. Thank you so much, Astha. We'll see you again. You too, Neha. Thank you so Take much care. for Bye-bye. inviting me here. Always. Bye.